नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पढ़ेंगे विशेषण पार्ट 2 यानी कि विशेषण का आगे का भाग। कल हमने विशेषण के दो भेद पढ़े थे। पहला पढ़ा था गुणवाचक विशेषण और दूसरा पढ़ा था परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक के भी हमने दो भेद पढ़े थे। पहला पढ़ा था निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा पढ़ा था अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आज हम इसका तीसरा भेद पढ़ेंगे विशेषण का, जो है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? संख्या बताते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अस्पताल से एक डॉक्टर आए, तो डॉक्टर की क्या विशेषता है? एक। वे बोले 2 खुराक पीजिए, तो खुराक क्या है? 2। दर्द गायब हो जाएगा। 3 दिन बीत गए, तो दिन की क्या विशेषता है? 3। 3 दिन बीत गए पर दर्द में कमी ना हुई। यहाँ आए 1, 2, 3 शब्द क्या हैं? संख्यावाचक विशेषण हैं। ये क्रमशः डॉक्टर, खुराक और दिन की विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या बता रहे हैं? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का क्या अर्थ होता है कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की, चाहे वो संज्ञा हो चाहे वो सर्वनाम हो, उसकी किस चीज का बोध कराते हैं? संख्या का बोध कराते हैं। वे क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसमें क्या आनी चाहिए? संख्या आनी चाहिए। और वो संख्या किस में बदल जाती है? संख्यावाचक विशेषण में। यानी कि वो उसकी क्या बताती है? विशेषता बताती है। जैसे डॉक्टर यहाँ पर क्या है? एक है, तो डॉक्टर की क्या विशेषण बताया हुआ है? डॉक्टर के लिए क्या विशेषण है? एक। तो इसी प्रकार से जो संख्यावाचक विशेषण है वे भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? इन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है। इनसे क्या पता चलता है कि जो संख्या है वो निश्चित है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था एक डॉक्टर, तो यहाँ पर जो डॉक्टर थे वो एक ही थे। अगर हम यहाँ पे बोलते कि अस्पताल में कई डॉक्टर आए, तो कई डॉक्टर आए, तब तो ये अनिश्चित हो जाता, क्योंकि हमें संख्या नहीं पता होती डॉक्टर की कि एक है या 2 है या 3 है। मगर जहाँ पर निश्चितता आ जाती है, जहाँ निश्चितता का बोध होता है, वो क्या होता है? निश्चितवाचक संख्या। यानी इन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 3 आदमी, 2 आम, 5 पेड़, है ना, दुगना लाभ। इससे क्या है? निश्चितता का बोध हो रहा है। इसके बिल्कुल ही विपरीत है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। यानी कि इसमें जो संख्या होती है वो हमें पता नहीं होती। जैसे मैंने बोला अभी कुछ बालक, अब कितने बालक हैं ये हमें नहीं पता। थोड़े बालक ये भी नहीं पता। थोड़े फल, है ना, सब लड़कियां। तो इसके अंदर जहां पर हमको कुछ, थोड़े, कोई, है ना, सब, इससे हमें किस चीज का पता चल रहा है? अनिश्चितता का पता चल रहा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो ऐसे शब्द जहां पर संख्या का बोध नहीं होता, हमें संख्या, निश्चित संख्या नहीं पता होती, वो ही क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो समझ में आया आपको संख्यावाचक विशेषण कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और इसमें दो भेद होते हैं, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। इसके आगे चलते हैं हम। इसके आगे लास्ट भेद है, इसका अंतिम भेद है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ये संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, या हम इनको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। मतलब ऐसे सर्वनाम, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में, यानी कि कौन विशेषण बन जाता है यहाँ पर? सर्वनाम। यानी जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम या फिर सार्वनामिक विशेषण। अब जब सर्वनाम
जब किसी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा प्रयुक्त हो तो सर्वनाम वहां सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण बन जाता है। यानी कि सर्वनाम कब विशेषण का काम करता है? जब उसके बाद क्या आए? संज्ञा आए। यानी कि सर्वनाम के तुरंत बाद कौन आए? संज्ञा आ जाए तो जो सर्वनाम है वो हमारा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण बन जाता है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। यह चित्र सुंदर है, तो यह क्या है? इसके अंदर जो चित्र है, चित्र की क्या विशेषता बता रहा है? ये यह, तो यह क्या है? इसके अंदर सार्वनामिक विशेषण है। दरवाजे पर कोई बालक खड़ा है, बालक क्या है? संज्ञा, मगर ये जो कोई है वो क्या है? सर्वनाम, और ये कोई किस में बदल गया? सार्वनामिक विशेषण में। कैसे बदला? कि दरवाजे पर कोई बालक खड़ा है, तो बालक की क्या विशेषता बताई जा रही है? यहाँ पर कोई बालक खड़ा है, तो कोई क्या है? यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे ही वह राम का घर है, तो राम क्या है? संज्ञा, और वह क्या है? सर्वनाम, मगर यहाँ पर वह किसका बोध करा रहा है? सार्वनामिक विशेषण का, क्योंकि वह राम का घर है, तो जो घर है वो किसका है? वह, यानी कि राम, तो वह जो है यहाँ पर क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ये सेब बहुत लाल है, तो जो सेब है वो क्या है? संज्ञा शब्द, मगर ये क्या है? इसके अंदर सर्वनाम, जो कि किस में बदल गया है? सार्वनामिक विशेषण में। तो संकेतवाचक विशेषण में हम क्या पता करते हैं कि जब संज्ञा से पहले क्या आ जाए? सर्वनाम आ जाए, या सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए, तो जो सर्वनाम होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? सर्वनामिक विशेषण में बदल जाते हैं और विशेषता बताते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। ये संज्ञा के, ये विशेषण के हमने चारों भेद पढ़ लिए, संख्यावाचक और संकेतवाचक। आपको समझ में आया। इसके बाद हम पढ़ेंगे विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना भी की जाती है। विशेषणों की तुलना गुण दोषों के आधार पर गुणवाचक विशेषणों की तुलना की जाती है, गुण दोष के आधार पर। तो गुण दोष के आधार पर गुणवाचक विशेषणों की तुलना 3 रूप में की जाती है, यानी उसकी 3 जो उसकी तुलना होती है उसकी भी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे पहली होती है मूला अवस्था। तो मूला अवस्था में क्या होता है? इसमें किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी एक पदार्थ के गुण अथवा विशेषता को सामान्य रूप में दर्शाया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति है, वस्तु है या पदार्थ है, किसी भी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति या किसी एक पदार्थ की ही विशेषता सामान्य रूप से की जाती है। जैसे यहाँ पर यह पेड़ लंबा है, तो यह जो पेड़ है वो एक ही पेड़ के बारे में बताया जा रहा है कि यह जो पेड़ है वो कैसा है? लंबा है। इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? कि यह लंबा है। रवि अच्छा विद्यार्थी है, तो सिर्फ रवि के बारे में बात हो रही है कि रवि कैसा विद्यार्थी है? अच्छा विद्यार्थी है। यानी एक व्यक्ति और एक वस्तु के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जब एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक पदार्थ के गुण दोषों की विशेषता बताई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मूला अवस्था। इसे हम मूला अवस्था कहते हैं। इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे आता है, दूसरा आता है उत्तरा अवस्था। तो उत्तरावस्था में क्या होता है? इसमें दो प्राणियों, वस्तुओं या पदार्थों की गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना की जाती है। यानी कि इसमें 2 प्राणी, 2 वस्तु या पदार्थ के गुण दोषों की अथवा विशेषता की तुलना की जाती है। जैसे गुलाब गेंदे से अधिक सुंदर है, तो जो गुलाब है वो गेंदे से क्या है? अधिक सुंदर है। तो गुलाब को किससे सुंदर बताया गया है? गेंदे से। यानी 2 प्राणियों, 2 वस्तुओं या पदार्थों के गुण दोषों की क्या की जाती है? यहाँ पर तुलना की जाती है, उसका कंपैरिजन किया जाता है। रेखा सीमा की अपेक्षा लंबी है, तो जो रेखा है वो सीमा की अपेक्षा कैसी है? लंबी है। रेखा सीमा से लंबी है। तो यहाँ पर भी 2 प्राणियों के बीच में क्या की गई है? तुलना की गई है। इसके बाद आता है उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था में इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना करके उसमें से सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना करके उसमें से किसी एक को बड़ा बताया जाता है, किसी एक को छोटा बताया जाता है। जैसे राहुल अपनी कक्षा में सबसे अच्छा विद्यार्थी है,
तो जो राहुल है वो पूरी कक्षा में क्या है, सबसे अच्छा विद्यार्थी है। तो पूरी कक्षा में सबसे अच्छा किसे बताया गया है, राहुल को बताया गया है। यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या कहा गया, राहुल को सबसे अच्छा बताया गया। उसके बाद अर्जुन 5 पांडवों में सबसे वीर हैं। तो जो अर्जुन है वो क्या है, 5 पांडवों में सबसे क्या है, वीर हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या की गई है, तुलना की गई है। यानी कि उसमें से सर्वश्रेष्ठ चुना गया है, एक को चुना गया है। तो जो अर्जुन है वो 5 पांडवों में सबसे वीर है। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था विशेषणों की अवस्थाएं। तो सबसे पहली हमने पढ़ी थी मूलावस्था। तो मूलावस्था में किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या एक पदार्थ की गुण अथवा विशेषता को सामान्य रूप से दर्शाया जाता है, यानी सामान्य रूप से बताया जाता है। मगर उत्तरावस्था में 2 या 2 वस्तुओं के बीच में, प्राणियों के बीच में, पदार्थों के बीच में क्या की जाती है, तुलना की जाती है। मगर उत्तमावस्था में 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थानों की तुलना करके उसमें से सिर्फ एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। तो यही होती हैं विशेषणों की अवस्थाएं। तो सबसे फर्स्ट होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, तीसरी होती है उत्तमावस्था। तो अधिक का जैसे अधिकतर, अधिकतम, यानी उत्तरा में क्या लग जाता है, तर, और उत्तमा में क्या लग जाता है, तम। उच्च का उच्चतर, उच्चतम। श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। निम्न का निम्नतर, निम्नतम, है ना। इसी प्रकार से महान का महानतर, महानतम। तो ये हैं आपके विशेषण, और विशेषण के हमने 4 भेद पढ़े और विशेषणों की अवस्थाएं पढ़ी। तो आपको समझ में आया होगा। आपके पास भी व्याकरण की बुक है, उससे भी आप और अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे।